मैं हूं आपके साथ संजय पेड़ा। केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य की तृणमूल सरकार के बीच पहले से ही कई सारे मुद्दों पर नोक-झोंक चलती आई है, लेकिन इस बार जो कोरोना का जो ये आपातकाल चल रहा है, इस विषय पर भी कई तरह के ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जिनमें इनमें आपस में तकरार चल रही है, अभी भी तकरार चल रही है। आपका हम इस खास कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं और आज हमारे इस कार्यक्रम में सिलीगुड़ी जिला सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल हमारे साथ हैं और हम उनसे इन कुछ ऐसे विषयों पर जो जनता के आम विषय हैं, जनता का आम सवाल है, इस कोरोना के इस आपातकाल के दौरान जो सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं, हम उनसे इन सवालों के जवाब मांगेंगे और आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल का हम अपने स्टूडियो में बहुत बहुत नमस्कार। सिलीगुड़ी टाइम्स के दर्शकों को नमस्कार और संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। प्रवीण जी, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि अभी जो कोरोना का जो आपातकाल चल रहा है, जो स्थितियां हैं, केंद्र और राज्य अपने अपने स्तर पर इस कोरोना से मुकाबले के लिए डट रही है, काम कर रही है। हर कोई जुटा हुआ है इस कोरोना से निकलने के प्रयास में, लेकिन इस बीच में भी कई सारे ऐसे मामले हैं, ऐसी बातें हैं जहां पर आखिरकार जो है ये स्थिति ऐसी आ रही है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो है सामंजस्य सा अभी भी नहीं दिख रहा है, जिसमें हम उस पर आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहला और सबसे ज़्यादा जो एक सवाल उठ के लोगों का आ रहा है, बार बार लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि हमारे दार्जिलिंग जिला के जो सांसद राजू बिष्ट हैं, वो इस आपातकाल की घड़ी में वो यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ हैं? जी, ऐसा है संजय जी, आपका सवाल बहुत वाजिब है और इस सवाल के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि सही बात मैं आपके माध्यम से हमारी जनता तक पहुँचा सकता हूँ। माननीय सांसद राजू जी लगातार जनता के साथ हैं, वो सदैव वहाँ पर हैं दिल्ली में निश्चित तौर पर, लेकिन उनका मन प्राण पूरी तरह अपनी कंस्टिट्यूंसी में है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिस दिन लॉकडाउन जनता कर्फ्यू लागू हुआ, रविवार से 2 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस जनता कर्फ्यू की घोषणा की थी और उसके 1 दिन पहले तक संसद चल रही थी। और आपकी जानकारी के लिए मैं यह भी देना चाहूँगा कि देश के 150 से ज़्यादा सांसद आज भी दिल्ली में फंसे हुए हैं। बड़ी संख्या है, 550 सांसद, 543 सांसद में से 150 सांसद दिल्ली में है। ऐसे में किसी भी सांसद में ऐसी बात नहीं है कि उनको, प्रत्येक सांसद को अपने कार्यक्षेत्र में जाने की आकांक्षा, अभिलाषा अवश्य है, पर जो गिवन सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में कार्गो प्लेन्स जो चल रही हैं उसमें व्यक्ति को, किसी भी इंसान को, इवन मरीज को भी ट्रांजिट करने की अनुमति नहीं है। पूरी तरह लॉकडाउन की जो निर्देशिका दी गई है, उस निर्देशिकाओं को पालन करते हुए वहां से यहां आना उनके लिए किसी भी प्रकार से संभव नहीं था। एक और स्थिति है कि अगर वो बाई रोड वहां से आते 4 दिन 5 दिन गाड़ियों से आकर, तो वो भी किसी भी प्रकार से लॉकडाउन के लिए विशेष परिस्थिति में एक सांसद का वहां से आना, सुरक्षा की दृष्टि से और 3-4 राज्यों को पार कराना, आप समझ सकते हैं कि उसके व्यावहारिक कितनी आवश्यकता है। लेकिन हमारे सांसद महोदय जो यहां पर नहीं रह करके भी जिस प्रकार से यहां की जनता के लिए उन्होंने सब समय अपने मन प्राण से पूरे सब समय यहां पर 24 घंटा नित्य प्रति और प्रतिपल जिस प्रकार से यहां पर काम कर रहे हैं, अपने कार्य की सेवाओं के माध्यम से यहां के लोगों के साथ खड़े हैं, उसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। हम जब कोविड का जो विषय जब शुरू हुआ और हमारे यहाँ जनता कर्फ्यू शुरू होने के बाद जब यहाँ विषय बनने लगा कि हाँ भाई, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में इसके लिए हम लोग एक कोविड अस्पताल इस नाते उसको केंद्र बनाया जाएगा और वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, उन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अवस्था है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल का अधिकाधिक व्यक्ति अपने इलाज के लिए उसको पश्चिम बंगाल के चारों तरफ देखना पड़ता है, वो कभी दिल्ली कभी चेन्नई जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति आपको अलग से बतानी नहीं पड़ेगी, बहुत बड़ा जीरो है, बहुत बड़ा शून्य है। जहां 11-11 साल तक सीटी स्कैन की मशीन खराब रहती है, ऐसे केंद्र को जब कोविड का केंद्र बनाया गया चिकित्सा के लिए, वैसे केंद्र के लिए जो आईसीएमआर द्वारा प्रमाणित ऐसी टेस्टिंग लैब की कोई व्यवस्था नहीं थी, उस लैब के लिए हमारे सांसद महोदय ने सबसे पहले शुरुआत करी और काफी प्रेशर के बाद, उनके संज्ञान के बाद और उनके माध्यम, उनके इंटरवेंशन के माध्यम से, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के माध्यम से यहां पर इस प्रकार की एक टेस्टिंग का प्रारंभ हुआ।
इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बताने दीजिए, मैं स्वयं गया था यहां के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में गया और कॉलेज में भी गया, प्रिंसिपल से भी मिला और सुपर से भी मिला, और सिलीगुड़ी अस्पताल पर भी गया। शुरुआत के दिनों की बात कर रहा हूं। तो स्थिति यहां थी कि वहां के डॉक्टर्स में एक बहुत बड़ा पैनिक था। आप लोगों ने बाद में अपनी खबरें भी चलाई है कि वहां पर विद्रोह की स्थिति थी। जो साधारण नर्सेज हैं, जो डी ग्रुप के स्टाफ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उन सब में बहुत बड़ा भयानक एक अवस्था थी। उनकी परिस्थितियां बहुत नाजुक थी। उनके पास किसी प्रकार का कोई कवच नहीं दिया हुआ था और उनको सीधे कह दिया था कि मैदान में उतर जाओ। हमारे सांसद महोदय ने उस समय में 10,000 मास्क, जो ठीक है N95 नहीं थे लेकिन सर्जिकल मास्क थे, उन मास्क को हमें मुहैया कराया। और वो मास्क हम दोनों जगह, तीनों जगह, खाली ये 2 अस्पताल में नहीं, हमारे जिले में और भी 5-7 क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं। नक्सलबाड़ी में है, हाथीगिसा में है, खोड़ीबाड़ी में है, माटीगढ़ा में। इन सभी स्थानों पर मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर के मास्क दिया हूं। और मास्क देने के बाद वहां के जो डॉक्टर इंचार्ज होते हैं, उनका बड़ा माने उनके जो जिस प्रकार उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन किया कि नहीं, इन चीजों की हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन खाली मास्क देने से तो नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। आप ये जरूर कह रहे हैं, लेकिन ये मास्क देने का दायित्व क्या सांसद का है या फिर राज्य सरकार क्या कर रही है? आपने प्रश्न उठाया कि आपका संसद क्या कर रहा है, तो मैं बता रहा हूं, हम लोग हाथ अपना पीछे नहीं, अपनी जिम्मेवारी से पीछे नहीं हट रहे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप उन्होंने क्या क्या किया। तो पहली शुरुआत करी कि जब हमें पता चला कि डॉक्टर्स के पास में, उनके पास पीपीई किट नहीं है। जिस राज्य की मुख्यमंत्री स्वयं स्वास्थ्य मंत्री है और वो पीपीई किट के कलर को लेकर राजनीति करना चाहती है। वो कहती है कि पीपीई किट का कलर येलो नहीं होना चाहिए, वो नीला होना चाहिए। और उस राज्य की ऐसी परिस्थितियां हैं जिस राज्य में मैं कहता हूं कि अगर वो वहां से आ भी जाते, सांसद महोदय, मैं और बताता हूं उन्होंने क्या क्या किया, लेकिन मैं बीच में बताना चाहता हूं, अगर वो आ जाते, जो जिस प्रकार के विषम परिस्थितियों में यहां के हम भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, जिस परिस्थितियों में यहां पर हम सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, आपको संज्ञान में मैं देना चाहूंगा। आपको निश्चित तौर पर मालूम भी है कि हमारे 18 सांसद में से लगभग 10 सांसदों को गृहबंदी करके रखा है। उनके आते ही उनको लॉकडाउन की जो निर्देशिका है, उस निर्देशिका का पालन करते हुए 15 दिन क्वारंटाइन में जाना था। उस 15 दिन की क्वारंटाइन से निकलने के बाद आप उसको गृहबंदी बना देते। आप चाहते ही नहीं है कि जनता की सेवा हो। आपकी मानसिकता, आपका, मेरा यहां पे तात्पर्य है यहां की तृणमूल सरकार से। हम जानते हैं कि आपका ऐसा जनता की सेवा का कोई मंशा ही नहीं है। आप बहुत घृण्य राजनीति मानसिकता से, बड़ी ओछी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ राजनीति में उतरे हुए हैं। और इन सब कोरोना का जो ये युद्ध चल रहा है, इस युद्ध को अपनी राजनीति का बहुत बड़ा सुयोग समझकर, एक अवसर समझकर इसको उपयोग करना चाहती है। तो आप इसलिए मैं और बताना चाहूंगा, इसके अलावा, मास्क के अलावा आईसीएमआर जो किट, ये जो आपका लैब की थी, लैब की शुरुआत में उनका बहुत बड़ा इनिशिएशन था। इसके बाद जब आप लोगों के माध्यम से, सारे मीडिया कर्मियों के माध्यम से हमें पूरे राज्य भर में ये पता चलने लगा कि यहां पर हर चीज की अराजकता है, रेशन सही ढंग से जा नहीं रहा है, लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है, और जो यहां के पॉलिटिकल लीडर्स हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो लॉकडाउन को एकदम धराशायी करके और अपने खाली राजनीतिक स्वार्थ के लिए सब जगह लगे हुए हैं। और जो स्वास्थ्य के, जो कोविड के जो पेशेंट्स के डेटा हैं, वो पूरी तरह हाइड किए जा रहे हैं, उनको लोपाट किया जा रहा है। इन परिस्थितियों में हमारे सांसद महोदय ने बड़े प्रेशर के साथ और बड़ी सजगता के साथ केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रियों से देखरेख करके, बातचीत करके, और यहां पर केंद्रीय टीम को लाने का प्रयास किया। यह बात भी आप तय करें कि केंद्रीय टीम आने के बाद से आंकड़ों में एक तरह का उछाल आया, आंकड़े सही होने लगे, और बहुत हद तक मैं नहीं कहूंगा कि आंकड़ों का जहां तक सवाल आ रहा है, तो आंकड़े भी तो आपके केंद्र के और राज्य के आंकड़ों में मेल नहीं है। देखिए, केंद्र यहाँ अलग आंकड़े आ रहे हैं। आप पोल खोल रहे हैं खुद तृणमूल सरकार की। मैं कहता हूं, आंकड़े केंद्र सरकार वहां से कहां से देगी? टेस्टिंग आप तृणमूल सरकार के यहां पर जो भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, उसके माध्यम से आंकड़े आ रहे हैं। आपकी ही सरकार के, यहां के तृणमूल सरकार के जो राज्य से जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, वो आंकड़े देता है कि 570 हमारे मरीज हैं, और जब अलग अलग जो यहाँ के जिला के अस्पताल है, उनके माध्यम से जो आंकड़े आते हैं, उनका टोटल 970 होता है। आज के पेपर में छपा है, आप लोगों ने बताया। तो इसमें सरकार, केंद्रीय सरकार का कोई दोष नहीं आ रहा है, क्योंकि आंकड़े देने का काम राज्य सरकार का है, और वो खुद ही आंकड़ों की जाल में फंस रही है। क्योंकि जब झूठ कोई बोलता है तो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वो दिखाई देता है। तो वो आंकड़े का खेल में आप लगे हुए हैं। आप कहीं ना कहीं राज्य सरकार, जो कोविड के कारण जो मृत हुए हैं, उनके शरीर की लाशों पर अपनी राजनीति करना चाहते हैं,
यहाँ के जो लोग भूखे पड़े हैं, भूखे हैं, अनाहार हैं, उनकी भूख पर अपनी राजनीति करना चाहते हैं। लोगों की जो पीड़ा है, उस पीड़ा में जो लोगों के आंसू बह रहे हैं, उस आंसू की कीमत पर वो राजनीति करना चाहते हैं। ऐसी दुर्दशा पर बन रखी है। ऐसे में हमारे सांसद महोदय अगर दिल्ली से यहाँ आए होते तो ये जग जाहिर है, सबको बताने की अलग से आवश्यकता नहीं है कि बाकी 8 सांसद को सड़क पर रोज धरना देना पड़ता है, बैठे रहते हैं। उनके घर में 40 लोगों का पहरा लगा कर रखा है एक एक सांसद के 4 में। अच्छा प्रवीण जी, आप ये इन बातों को कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि इस आपदा की घड़ी में आपने राजू बिष्ट का बचाव कर दिया, राजू बिष्ट की क्या स्थिति उसके बारे में बता दिया, राजू बिष्ट क्या क्या काम कर रहे हैं इसके बारे में आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि सिलीगुड़ी में जो इस आपदा की घड़ी में आपके भाजपा कार्यकर्ता वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, बात घूम फिर कर वही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस दिन जनता कर्फ्यू शुरू हुआ उसके एक दिन पहले से, चूंकि मोदी जी ने 2 दिन पहले ही जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, और जिस दिन मोदी जी ने ऐलान किया था उसी दिन हमने यहाँ के भारतीय जनता पार्टी का जिला ऑफिस पूरी तरह बंद कर दिया था। आज भी सील है, वो ऑफिस हमें खोलते नहीं है, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता, राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता का ऑफिस खोलना है तो उसमें कोई भी आदमी किसी से आ सकता है। तो सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन की निर्देशिकाओं का पालन करने के लिए हमने वो पहला कदम किया। हम उसके बाद लोगों के साथ लगातार जुड़े रहे। स्थितियां ये है कि आपको भी मालूम है, आप किसी न किसी रूप से सब लोग, जिस प्रकार का सिलीगुड़ी शहर का एक माहौल है, हर व्यक्ति यहाँ समाज सेवा में तत्पर है और हर व्यक्ति अपने स्तर पर कुछ न कुछ सेवा कर रहा है। इसमें मैं एकदम, इस बात के लिए मैं बहुत बहुत सिलीगुड़ी समस्त निवासियों को धन्यवाद देता हूं कि हम धन्य हैं कि ऐसी शहर, ऐसी नगरी में हम रहते हैं। तो इस नाते जब हम सेवा कार्य में कहीं जाते हैं तो इस बात का प्रश्न भी उठता है कि हम सेवा कर रहे हैं या फोटोग्राफी कर रहे हैं या अपना खाली प्रमोशन कर रहे हैं। तो छवि में, चित्र में अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है, इसका यह अर्थ कतई मत लगाइए कि वो हम सेवा के कार्य में नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सांसद महोदय के सहयोग के माध्यम से और शहर के विभिन्न गणमान्य और प्रमुख ऐसे जो सेवा संगठन है और सेवा प्रेमी बंधुगण हैं, उनके सहयोग से अब तक हमने हमारे जिले में, जो हमारे सांगठनिक जिले का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 70,000 परिवारों तक हमने राशन मुहैया कराया है। हम दिन का करीब करीब 5,000 फूड पैकेट्स कलेक्ट करते हैं और पहुंचाते हैं। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि यहां पर जितने एनजीओज लगे हैं वो निश्चित तौर पर अपने संसाधन जुटा पाते हैं, मीडिया कर्मी भी लगे हुए हैं, अपना संसाधन जुटा पाते हैं और सबके सहयोग से इस आए हुए संगठन संसाधनों का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो वितरण है, वो भी जब करने जाते हैं तो उनके पास मैन पावर की असुविधा हो सकती है और वो घूम फिर कर इस 47 वार्ड के आसपास ही चक्कर लगाकर यहीं तक लोगों को अपना राशन और रसद पहुंचा पाते हैं। लेकिन हमारी कार्यकर्ताओं का जो पेनिट्रेशन है वो जिले के एक एक बूथ तक है। 971 बूथ में 971 बूथ तक हमारी कमिटियां हैं। इसलिए हमने जब एनजीओ के माध्यम से जब संग्रह किया तो हम नीचे पेनिट्रेट करते हुए एक एक बूथ तक हमारे कार्यकर्ता पहुंचकर और राशन पहुंचाने का काम किया है। इसलिए कंसंट्रेटली अगर खाली 1-2 वार्ड में, शहर के प्रमुख वार्ड जहां पे मीडिया है, मीडिया के सामने अगर कोई सेवा काम करते हैं या कोई एनजीओ आज किसी वार्ड में काम कर रहा है, उसकी खबर किसी राजनीतिक दल को लगती है, वो खाली फोटो खिंचाने के लिए वहां पहुंचकर अपने हाथ से 4 पैकेट बांट करके निकल आता है और आप कहते हैं कि वो काम कर रहे हैं और हम काम नहीं कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं ये आपका दृष्टिकोण है। क्योंकि हमारे लिए राजनीति क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। सेवा करना महत्वपूर्ण है और सेवा के लिए हम लोग लगे हुए हैं। प्रवीण जी, अभी आपने एक तरह से आरोप भी लगाया कि तृणमूल सरकार जो है इस आपदा की घड़ी में भी राजनीति कर रही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है, ये आम लोगों का सवाल है कि केंद्र सरकार फिर क्या कर रही है बंगाल के लिए? देखिए, केंद्र सरकार पर आप प्रश्न उठा रहे हैं कहीं ना कहीं, और मैं निश्चित तौर पर जानता हूं कि अधिकाधिक देश की जनता इस घड़ी में और बल्कि पूरा विश्व इस कोरोना के युद्ध में मोदी जी को सबसे महत्वपूर्ण और अपना सेनापति मानता है। इसलिए केंद्र सरकार जब क्या कर रही है, इसके बातों का सवाल मुझे आप समय दीजिएगा, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को क्या क्या दिया मैं बाद में बताता हूं। आमतौर पर पूरे देश भर के लिए क्या किया, आप अगर मुझे थोड़ा समय दें। नहीं, अगर उत्तर बंगाल के लिए अगर थोड़ा फोकस करें आप, खास मैं सारा ही बताऊंगा, थोड़ा सा समय दें। मैं कह रहा हूं कि अगर एक प्रश्न के मेरे एक वाक्य से आपको बात समझ में आ गई, अगर ये कोरोना 2014 से पहले हुआ होता तो क्या हुआ होता। जनधन अकाउंट नहीं होते, 500-500 रुपए 3 बार हर महीने आएंगे, आ चुके हैं, एक बार दूसरी किस्त आज रिलीज होने वाली है। 800 रुपए करके गैस का फंड 3 बार आएगा, वो नहीं आया होता। घर घर में शौचालय नहीं होते,
आप स्थितियों को समझने का प्रयास कीजिए। केंद्र सरकार ने जो किया है, राज्य सरकार को हजार हजार करोड़ रुपए की राशि दी है। मैं आपको आंकड़ा देता हूं, 30,000 पीपीई किट पश्चिम बंगाल को भेजी गई है। कहां है पीपी किट? पीपी किट को लोग राजनीति कर रहे हैं। आपको 1,37,000 मास्क, N95 मास्क दिए गए हैं। मैं परसों तरसों पीपी किट के बारे में भी ये बात उठी थी कि जो केंद्र की तरफ से भेजा गया है ये पूरी नहीं पड़ रही है। वही मैं कह रहा हूं कि जब 30,000 पीपी किट आई, वो 30,000 का बंटन का व्यवस्था उनको दिखा दें हमें। आपके जो 30,000 किट के अलावा आपने वो 30,000 किट का आवंटन कैसे किया, वो व्यवस्था भी आपके पास नहीं है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने जो 2,000 करोड़ रुपए दिए, उसमें से कुछ किस्तें पहुंच गई हैं, उसका आपने क्या किया? आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। 1,37,000 N95 मास्क दिए, और रिसेंटली हमने अपनी व्यवस्था से और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और जो क्वारंटाइन सेंटर मैंने बताए, सब जगह कुछ N95 मास्क भेजे थे। और वहां पर जो सुपर और जो वहां पर दायित्ववान जो डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि N95 मास्क और चाहिए। यहां के हॉस्पिटल से, मैं नॉर्थ बंगाल की बात करता हूं, ये NBMCH का जो डेटा आता है, उसमें आप मीडिया कर्मी हैं, आपको सही जानकारी मालूम होगी। उनमें उनके पास आता है कि अवेलेबल स्टॉक क्या है और रिक्वायरमेंट क्या है। आज भी N95 मास्क और पीपी का शॉर्टफॉल रहता है और बहुत नेक टू नेक रहता है। तो ये अभी तक मुहैया क्यों नहीं हो रहा है? इतने हजार करोड़ रुपए कहां गए? केंद्र सरकार ने 80 करोड़ लोगों के लिए 5 किलो करके प्रति माह राशन देने के लिए घोषणा करी है। और खाली घोषणा नहीं करी है, मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूं, 3.5 लाख टन, मीट्रिक टन इतना राशन राज्य सरकार को ऑलरेडी पहुंच गया है। अप्रैल की पूरी रसद ऑलरेडी पहुंच गई है। मई की 50% रसद पहुंच गई है। आज भी राशन को लेकर पूरा 9-6 चल रहा है, लोगों तक राशन नहीं पहुंच रहा है। राशन तो राज्य सरकार क्या कर रही है, इसका प्रश्न उठना चाहिए। केंद्र सरकार क्या कर रही है, मैं बताता हूं। इसके अलावा 3,25,000 हाइड्रोक्लोरोक्विन जो मेडिसिन है, वो मेडिसिन भी यहां तक पहुंच गई है। राज्य सरकार क्या कर रही है, यह प्रश्न जनता पूछेगी। मैं एक बताना चाहता हूं कि इस चीज के लिए, जो कोरोना के लिए वॉरियर्स जिनको बताया गया है, कोरोना वॉरियर्स के लिए केंद्र सरकार ने 50 लाख रुपए का बीमा घोषणा की है। लेकिन उस घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल का कोई भी व्यक्ति, राशन के एक मुद्दे पर हम वापस मैं इस बात को बताना, आप एक प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब देने दीजिए। केंद्र सरकार ने क्या किया, इसकी बात मैं बताना चाहता हूं। तो अगर उन्होंने राशन के लिए ये जो बीमा घोषणा की है, पश्चिम बंगाल का कोई भी व्यक्ति उस बीमा में लाभ नहीं ले सकता है। आपको मालूम है क्यों नहीं ले सकता? ये राज्य सरकार से प्रश्न कीजिए। ऐसी व्यवस्थाएं आपने बना रखी है देश में। जो आयुष्मान भारत की घोषणा राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने करी, आप उसको चौपट कर चुके हैं। आप हर छोटी चीज में राजनीति देखते हैं। आपको जनता के सुख दुख से, जनता के कष्टों से आपको कोई सरोकार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में ऐसी जो देखिए, जो व्यक्ति भूखा है, साधारण व्यक्ति, कोरोना की लड़ाई वास्तव में चौतरफा हो रही है और बहुत भीषण हो रही है। अब खासकर उत्तर बंगाल के लिए कोरोना की मार अलग है और रोजगार की मार अलग है, और भूखा बच्चा, भूखे पेट लोग बैठे हैं। आपसे बातचीत करने के पहले ही आपके एक कर्मी से बातचीत हो रही थी कि कोई छोटा बच्चा है, उसका दूध भी नहीं पहुंच रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां हैं। तो ये पेट में जो अग्नि होती है उसे जठराग्नि कहते हैं। इस अग्नि में निश्चित तौर पर एक और लंका जलेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रवीण जी, हम आपसे एक इसी राशन के मुद्दे पर एक सवाल आपसे और चाहते हैं कि जैसा कि कल राज्य के खाद्य मंत्री ने आरोप लगाया कि जो ये बवाल हो रहे हैं राशन को लेकर के, कम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको लेकर के कल मुर्शिदाबाद में हंगामा भी हुआ जी। उस पर भी सीधा भाजपा पे आरोप लगा कि इनके कार्यकर्ता जो हैं इस बवाल को हवा दे रहे हैं और इसको जो राशन ठीक बट रहा है, लेकिन ये लोग अव्यवस्था बना करके इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ प्रशासन आपका है, सरकार आपकी है, राशन डीलर आपके हैं, राशन का पूरा व्यवस्था, पूरा सिस्टम आपका है, और हर जगह आप हैं। और आप किस तरीके से पुलिस को एज अ टीएमसी कैडर यूज करते हैं, यह भी सब जानते हैं। इसलिए इस व्यवस्था में भाजपा असहयोग कर रही है, ऐसा बोल सकते हैं, विरोध कर रही है, ऐसा बोल सकते हैं कि कहीं हम अपना विपक्ष का अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं, इस नाते हम कहीं कहीं आपको मुखर हो रहे हैं, इतनी बात बोल सकते हैं। लेकिन अराजकता हम नहीं कर रहे हैं, घोटाला हम नहीं कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि देश भर में, आपके राज्य में जो राशन कार्ड की जो व्यवस्था है, उस कार्ड में आज की परिस्थिति में कुछ डिजिटल कार्ड है, कुछ अप्लाइड फॉर डिजिटल कार्ड है, और कुछ मैनुअल कार्ड है, और कुछ लोग हैं जिनके पास कार्ड भी नहीं है। केंद्र सरकार ने जो राशन राशि मुहैया कराई है, उस राशि में
जो माइग्रेटेड लेबर हैं, जिनके पास रेशन कार्ड नहीं है, उनको भी राशन रसद पहुंचाने, उनकी सेवा करने का भी दायित्व राज्य सरकार को दिया है। जो जिनके पास डिजिटल कार्ड है उसको आप राशन दे रहे हैं, ऐसा मैं मान लेता हूं, क्योंकि राशन की जो राशि, जो रसद है वो परिमाण 15 केजी का है, तो आप 7.5 केजी, 7 केजी, 8 केजी दे रहे हैं। और हमारा कार्यकर्ता वहां जाकर जब राशन की दुकान पर हंगामा करता है तो आप उसको बोलते हैं भाजपा झमेला कर रही है। और वो जब वो लोग कैमरे पर स्वीकार करते हैं, वहां के राशन डीलर, जनता बोलती है कि हमें राशन कम मिला, तब वो लिखते हैं नहीं नहीं ठीक है, 15 दिन का दिया था, 15 दिन का फिर लीजिएगा। मैं कहता हूं कि जिन लोगों का कार्ड नहीं था, डिजिटल कार्ड नहीं था, मैनुअल कार्ड था, उसके लिए आपने प्रावधान किया कि हमें कूपन देंगे और उस कूपन के अगेंस्ट में आपको राशन मिलेगा। वो कूपन कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? वो कूपन रेशन डीलर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, प्रशासन करेगा। वो कूपन तृणमूल कांग्रेस का वार्ड प्रेसिडेंट कर रहा है। आप बोलते भाजपा झमेला कर रही है। आपकी पूरी व्यवस्था को आप खुद ही धराशायी कर रहे हैं और वास्तव में व्यवस्था धराशायी नहीं कर रहे हैं। आप उस व्यवस्थाओं को अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लाभ के लिए व्यवहार करना चाहते हैं। जनता की लाश पर आप अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं। प्रवीण जी, एक सवाल बहुत सिलीगुड़ी में ज़्यादातर भी घूम रहा है, लोग हम लोग से भी बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, हमारे कार्यालय में फ़ोन आ रहा, तो हम आपसे एक इस विषय पर जानना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि सिलीगुड़ी सहित दार्जिलिंग जिला रेड जोन में डाल दिया। केंद्र ने घोषणा भी कर दी और इसे रेड जोन में डाल भी दिया है, लेकिन इधर राज्य सरकार जो है ऑरेंज जोन में सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग जिला को रखा है और इसके लिए केंद्र से मांग भी की है कि इनको ऑरेंज जोन में ही रखा जाए। लेकिन जनता अब कंफ्यूज्ड है, इसको रेड जोन माने, ऑरेंज जोन माने या क्या करे? देखिए, मैं फिर से यही कहूँगा कि कहीं ना कहीं दूरदर्शिता का अभाव है और वास्तव में आपके पास सही तरीके से व्यवस्थाओं को संचालन करने का अनुभव भी नहीं है। अगर अनुभव नहीं है तो फिर भी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका टेम्परामेंट, आपकी मानसिकता, उसमें भी कहीं ना कहीं दोष है। चीजों को समझना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि बहुत हद तक आपको सारी चीजों को, अब मैं एक विषय बीच में छेड़ना चाहता हूं कि कोटा से बच्चे आए तो आपके बीच में अगर संवेदनशीलता होती, आप तो शुरू में बोलते रहे कि वहां से बच्चों को नहीं आने देंगे क्योंकि हम सकेंगे नहीं, इतनी दूर से तीन दिन दूर से बच्चे कैसे आएंगे। लेकिन जब असम लेकर आ गया बच्चे और हम विषयों को उठाते रहे तो उसके बाद आपकी नजर खुलती है और अब बच्चों को लेकर आते हैं। तो मैं कहता हूं कि सारे विषय को इस संवेदनशीलता के साथ देखना कि इसमें जनता का लाभ है, नुकसान है और वास्तव में अंतिम व्यक्ति, जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, वहां तक सुविधा कैसे पहुंचे, उनके दुख सुख की चिंता अगर करें तो इन चीजों का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सरकार ऐसा कह रही है कि ये ऑरेंज जोन है, इसके पीछे एक व्यवस्थित कारण ये है जो केंद्र सरकार ने इसको रेड जोन किया है। इसमें 2-3 बातें मैं बताता हूं। एक बात तो यह है कि परसों मालदा और कूच बिहार से, अलीपुरद्वार से 4 पॉजिटिव पेशेंट्स सिलीगुड़ी के नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में लाए गए। अब मेरा यह कहना है कि मेरे कुछ समझदार, अच्छे सीनियर डॉक्टर, ऐसे बुजुर्ग डॉक्टर से भी बातचीत हुई थी, तो उनका कहना था कि ऐसे मरीज जिनका ट्रीटमेंट वहां के जिला अस्पताल में नहीं हो सकता है, उनको यहां लाना तो ठीक है। अगर उनको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, माने उनको कोई वेंटिलेटर की आवश्यकता है और वहां वेंटिलेटर नहीं है, तो आप यहां लाते हैं तो ठीक है। लेकिन नॉर्मल एसिम्टोमेटिक कोई पेशेंट है जिसको खाली लक्षण दिखाई दे रहे हैं और पॉजिटिव भी आए हैं, उनका ट्रीटमेंट आप वहां नहीं करके यहां करेंगे तो इस जिले में कोविड पेशेंट्स की संख्या बढ़ेगी और टेक्निकल टर्म्स में ये रेड जोन बना रहेगा और ये आगे भी बना रहेगा। अलीपुरद्वार का जो आप बता रहे हो वो 4 तो कोविड पेशेंट हैं। जी, कोविड पेशेंट ही होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हर कोविड पेशेंट को यहां शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपके उस जिले में प्रारंभिक जो व्यवस्था है, जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम नहीं है, आईसीयू में नहीं रखना है, ऐसे पेशेंट्स को आप वहां रख सकते हैं। एक दूसरा, मैं कहता हूं कि ये जो 45 दिन का समय चला गया, ये लॉकडाउन की आवश्यकता क्या है? लॉकडाउन इसलिए आवश्यक होता है, इन चीजों को समझने का प्रयास करें कि लॉकडाउन का ये मतलब नहीं है कि लॉकडाउन में चीजें खाली पेशेंट्स, आप लॉकडाउन का समय सरकारों को इसलिए इसको सुयोग मानना चाहिए, इसके सुविधा, लॉकडाउन के पीरियड में आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। आपको वेंटिलेटर्स जुगाड़ करने हैं, आपको पीपीई किट करने हैं, आपको आइसोलेशन सेंटर बढ़ाने, आपको क्वारंटाइन बनाने। आपने 40 दिन में क्या किया? आपका छोटा साधारण पेशेंट भी अगर मालदा और अलीपुरद्वार, कूच बिहार से सिलीगुड़ी लाना पड़ता है तो आपका ये दार्जिलिंग जिला रेड जोन में रहेगा ही। इसके लिए दोष राज्य सरकार का है, केंद्र सरकार का नहीं है। मैं एक और बात बताता हूं। दूसरा एक परिप्रेक्ष्य और है कि सिलीगुड़ी जो स्थान है, जो दार्जिलिंग जिला है, उसको 7 बाउंड्रीज टच करती हैं।
4 इंटरनेशनल बाउंड्रीज है और 3 स्टेट बाउंड्रीज है, इसलिए हाईली सेंसिटिव जगह पर हम लोग हैं। और इसको हम अगर रेड जोन नहीं करेंगे तो असम का जो पूरा पूर्वोत्तर भारत है वो पूरी तरह ग्रीन जोन है, और उस जोन को हम अफेक्ट ना करें, क्योंकि देश का बहुत पिछड़ा हिस्सा इस नाते भी है और वहां की सुरक्षा भी आवश्यक है। और यहां के क्षेत्र के लिए भी सुरक्षा की दृष्टि से, चूंकि नेपाल और बांग्लादेश की खुली सीमाएं हैं और यहां तस्करी का हम लोग हमेशा जानते रहे हैं, इन सारे विषयों से इसकी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए रेड जोन करना लाजमी है। लेकिन साथ साथ राज्य सरकार की जो लापरवाही है वो भी इसे रेड जोन बनाए रखने के लिए तत्पर है। लेकिन अब सिलीगुड़ी के लोगों का सवाल ये है कि हमारे यहाँ से स्थानीय जब कोरोना के पेशेंट है ही नहीं, उसके बावजूद भी जो है हम लोगों को ये स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। वो पेशेंट यहाँ आकर रहते हैं, इसलिए जगह सेंसिटिव हो जाती है। जो नर्सिंग होम, जो हॉस्पिटल्स हैं, उस हॉस्पिटल में जब पॉजिटिव पेशेंट हैं उनको देखरेख करने के लिए वहाँ का वार्ड बॉयज और वहाँ की नर्सेज, वहाँ के डॉक्टर्स, वो वहाँ नहीं जाकर के और भी लोगों से मिलते हैं, और उनके पास में सफिशिएंट पीपीई किट नहीं है, उनके पास बाकायदा सुरक्षा कवच नहीं है, विजिलेंस का कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में यह महामारी बड़ी हो सकती है। और अभी तक पेशेंट नहीं है, इसकी बात जो आप कर रहे हैं, जब 30,000 टेस्टिंग किट यहाँ आई है बंगाल में, आपने टेस्ट पूरे पश्चिम बंगाल को छोड़ दीजिए, पूरे देश भर में अनुपात की दृष्टि से कहें या किसी भी प्रकार से कहें, हर परिस्थिति में सबसे लोएस्ट नंबर ऑफ टेस्टिंग हुई है। तो ऐसे में आप ये कहना कि हमारे यहाँ पेशेंट नहीं है, आप निश्चित तौर पे नहीं कह सकते। तो आप मानते हैं कि टेस्टिंग को जो है बढ़ाए जाने की आवश्यकता जरूर है, बढ़ाए जाने की आवश्यकता, इसमें इतनी डिस्कशन, इतना बहस का विषय नहीं है। यह जो प्रशासन का काम देख रहे हैं, ऐसे लोगों को तुरंत समझना चाहिए, और उनके समझ में आ रहा है। डॉक्टर्स रोज डिमांड कर रहे हैं इन चीजों की। हम कह रहे हैं कि जो नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और सिलीगुड़ी अस्पताल, ऐसे जो एरिया है जहां पर आपने कर रखा है, वहां पे घेराबंदी करके ईच एंड एवरी एम्प्लॉय का, ईच एंड एवरी कोविड वॉरियर का टेस्टिंग होना चाहिए, और उसके बाद में टेस्टिंग, उसके लिए आगे बढ़कर उसके लिए हमको तैयारी करनी चाहिए। और जो 40 दिन का समय चला गया, इस समय में राज्य सरकार को पूरी प्रचेष्टा करके सब प्रकार के अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए। अगर वो डेवलप नहीं किया है, इसमें राज्य सरकार का ही दोष है, क्योंकि उन्हें पैसा भी दिया गया है, राशन भी दिया गया है, रसद भी दी गई है, और जनता के खाते में अलग से पैसे भी भेजे जा रहे हैं। इतने सहयोग करने के बाद राज्य सरकार, हम कुछ नहीं करेंगे, राज्य सरकार का दृष्टिकोण क्या है, उनकी एनर्जी कहां जा रही है, वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उनको कोविड की बीमारी से नहीं लड़ना है, उसमें उनको कोविड का डेटा हाइड करना है, उनकी एनर्जी हाइड करने में लग रही है, इसलिए काम नहीं हो रहा है। अच्छा प्रवीण जी, एक बड़ा सवाल ये है कि राज्य सरकार ने, अभी जैसे चर्चा हो रही थी हम लोगों के साथ में, राज्य सरकार ने अपने प्रयास से, चाहे वो किसी से भी प्रभावित होकर के किया हो, जो उत्तर बंगाल के या पश्चिम बंगाल के जो छात्र कोटा में फंसे हुए थे उनको बुला लिया यहाँ, वो सारे आ गए। लेकिन दूसरी ओर एक सवाल ये भी आ रहा है कि जो उत्तर बंगाल के या पश्चिम बंगाल के जो मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनके लिए केंद्र सरकार क्या प्रयास कर रही है? कई जगहों पर ट्रेन चलाए जाने की घोषणा हो रही है, केंद्र की ओर से बसों की व्यवस्था हो रही है, लेकिन इन जो पश्चिम बंगाल के मजदूर जो बाहर फंसे हुए हैं, उनके लिए कहीं से आवाज़ नहीं आ रही है। देखिए, ऐसा है कि ये आवाज़ भी पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की तरफ से उठनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बाहर के जो लोग हैं उसका डेटा राज्य सरकार, अब पिछली कुछ एक मीटिंग में प्रधानमंत्री जी के साथ में बैठती हैं, नहीं तो हमारी मुख्यमंत्री महाशय उनके साथ डायलॉग्स में नहीं रहती हैं। हमारे राज्यपाल बुलाते हैं तो उनसे बातचीत नहीं करती है। अपनी समस्याओं, राज्य की जो समस्याएं हैं वो सर्वोपरि हैं। राज्य की समस्याओं को महत्व देना और अपनी ईगोज को साइड रखना, वो होता है राजनेता का सही लक्षण, तो वो नहीं करते हैं। और राज्य सरकार का अपना एक दायित्व है, इसके लिए जो व्यवस्थाएं बताई गई हैं, केंद्र सरकार ने भी व्यवस्थाएं बताई हैं, और अन्य राज्यों से जो ट्रेन्स वगैरह चल रही हैं उसके लिए भी केंद्र सरकार सहयोग कर रहा है। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार किसी प्रकार की पार्शियलिटी कर रहा है कि बंगाल के लिए हम ट्रेन नहीं देंगे और बाकी राज्यों के लिए देंगे। वहां से डेटा आए हुए हैं। आपके पास तथ्य हैं क्या कि आपके बैंगलोर में कितने लोग हैं? हमने हमारे प्रयास करके, हमारी जिला एक छोटी सी इकाई है, हम लोग पूरा राज्य हम लोग नहीं है, लेकिन हमारी इकाई के माध्यम से 81 लोग, मैं नंबर्स दे सकता हूं, मोबाइल नंबर दे सकता हूं, 81 लोग बैंगलोर में हैं, ऐसे छात्र हैं, मजदूर हैं, ऐसे लोगों का डेटा कलेक्ट किया है, एसडीओ को फाइल किया है। अब ये काम राज्य सरकार का है कि उनको हम कैसे लेकर आए। उसमें कहीं अगर अड़चन है और राज्य सरकार केंद्र सरकार से कुछ सहयोग मांगती है और केंद्र सरकार नहीं देती है, तब आप उंगली उठाने के लिए हकदार हैं कि हाँ केंद्र सरकार ने नहीं किया। लेकिन आपके पास व्यवस्थाएं नहीं है, डेटा ही नहीं है, आप करना ही नहीं चाहते हैं, अकर्मण्य हैं, तो फिर चीजों में सुधार कैसे होगा?
सेंट्रल टीम का यहाँ आने का क्या जरूरत था, ऐसा आपको क्या लगता है प्रवीण जी? देखिए, सेंट्रल टीम का यहाँ आना जरूरी था? जी। क्या राज्य यहाँ पे सक्षम नहीं था इन स्थितियों को नियंत्रण में करने के लिए? मैं तो ये कहूँगा कि सेंट्रल टीम अगर नहीं आई होती तो हम सारे लोग, पश्चिम बंगाल के लोग, उत्तर बंगाल के लोग, एक गंधक के स्तूप पर बैठे हुए हैं, बारूद के ढेर पर बैठे हुए थे। अगर यह सेंट्रल टीम हमारे सांसद महोदय जी के इनिशिएटिव के बाद यहाँ नहीं आई होती तो आप निश्चित तौर पर मान के रखिए कि जो लॉकडाउन के परिवेश में जहां जहां सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन होना था, वो सारे बाजार जस के तस चल रहे थे उन चीज़ों में, और कड़ाई का पालन नहीं होता। पुलिस का दायित्व खाली भारतीय जनता पार्टी के कर्मी और पॉलिटिकल लीडर्स, भारतीय जनता पार्टी के एमपीज को गृहबंदी करना जो दायित्व बन गया था, वो कहीं ना कहीं वहां से डाइवर्ट होकर और उन्होंने अपना लॉकडाउन का अनुपालना के लिए अपना समय दिया, और कहीं ना कहीं कुछ हद तक 50% परिस्थितियों में परिवर्तन आया है। कोविड के डेटा भी कहीं ना कहीं एक्सपोज हुए, और चूंकि ये टीम खुद जाकर हॉस्पिटल्स में जाकर के और वहाँ से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और इसलिए एक राज्य सरकार का जो डेटा वो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जा रहा है और इन हॉस्पिटल्स के सेंटर से जा रहा है, उन दोनों तरह के डेटा में डिफरेंस आ रहा है। अगर केंद्र राज्य ये सरकार हमारी, अगर सेंट्रल टीम यहाँ ना आई होती तो इस प्रकार के बहुत सारे विषयों पर अंधेरा पर्दा रहता, और हम पश्चिम बंगाल के लोग इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा में दबे पड़े रहते। राज्य को केंद्र ने जिस प्रकार का आर्थिक पैकेज बार बार घोषणा की है, उसके पैकेज का लॉट की लॉट यहाँ पहुंची भी है, चाहे वो इन काइंड हो या इन टर्म्स ऑफ मनी हो। राज्य का फोकस कहाँ है, आप ध्यान दीजिए। राज्य का फोकस है कि वो इन रुपयों को लूटपाट करे। राशन के भंडार से राशन गायब हो रहा है। जो प्रिंटेड बैग्स हैं राशन के, वो बैग्स पलटी किए जा रहे हैं, और वो रेशन अपने लोगों में या उसको स्टोर करना, आधी मात्रा में देना, इस तरह का काम हो रहा है। और राज्य सरकार 1300 करोड़ रुपए इस कोविड के पीरियड में, पहले की बात नहीं कर रहा हूं, कोविड के पीरियड में बहरमपुर में खड़े करके ऐसे 57 क्लब्स को 1-1 लाख रुपए उन्होंने दिया है, और 1300 करोड़ रुपए उन्होंने इस कोविड के समय में क्लब्स को अनुदान दिया है। ऐसे समय में यह रुपया कहां जाना चाहिए? राज्य सरकार को वास्तव में दृष्टि का ही, इस प्रकार के दृष्टि का अभाव है, जो सही तरीके से सब जगह वो देख पाए। वास्तव में जहां व्यक्ति को यहां पर राशन की आवश्यकता है, राज्य सरकार चोरी छुपे दारू की सप्लाई की व्यवस्था में लगे हैं। राज्य सरकार, एक्साइज का ऑफिसर और पुलिस मिलकर के यहां के रिटेलर्स को इंसिस्ट कर रहे हैं कि माल खरीदिए और माल बेचिए। ऐसा कोई आपके पास कोई इस बात का? ऐसे बहुत सारे तथ्य हमारे पास हैं। पश्चिम बंगाल से ही हैं, मेरे पास बरड़िया से है, मेरे पास कलकत्ते से है, मेरे पास सिलीगुड़ी से भी ऐसे तथ्य आए हैं। और जैसा समय आएगा, अगर सही समय आएगा तो इन चीज़ों को उजागर किया जाएगा। लेकिन ऐसे लोग जान रहे हैं और ये ऑफिशियली बिक रहे हैं। आपके जिस दिन ये व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएंगी उस दिन भी समझ में आएगा, क्योंकि उनसे कहा जा रहा है कि आप बैक डेट में सामान बेचिए, लेकिन वो एक्साइज ड्यूटी तो आज भर रहे हैं। उनका जो प्रीपेड कार्ड है, उस कार्ड से माल परचेज करने के बाद एक्साइज ड्यूटी तो आज की डेट में डिडक्ट हो रही है। तो ये सारा का सारा एक्सपोजर है। पूरी व्यवस्था में लोपाट चल रहा है, घोटाला चल रहा है, और खाली राजनीति करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ उंगली उठा रहे हैं। आप अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो कर्तव्यहीनता है, उसको छुपाने के लिए केंद्र पर उंगली उठा रहे हैं। प्रवीण जी, और मुद्दे तो बहुत सारे हैं, चर्चाएं बहुत सारी होंगी, और चूंकि समय हमारे पास कम है तो आज हम इस हमारी मुलाकात को यहीं पर हम रोकेंगे। तो ये थे हमारे साथ सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से जो प्रश्न, आम जनता के जो प्रश्न थे और इन दिनों जो आम प्रश्न उठ रहे थे, बार बार सामने आ रहे थे, उन प्रश्नों का प्रवीण अग्रवाल जी ने, जो सिलीगुड़ी सांगठनिक जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़े ही बेबाकी से इन सारे प्रश्नों का जवाब दिया है। हम सारे सवाल अभी एक मुलाकात में नहीं ले पाएंगे। आने वाले समय में हम दोबारा, हो सकता है कि और कुछ प्रश्न आए तो हम प्रवीण जी से दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए हम प्रवीण जी को भी हम अपने स्टूडियो में आने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं, और हम आप सबों से विदा चाहते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिलीगुड़ी टाइम्स।